प्रोविजन है उसमें अपने लॉ में। एंड देन कॉपीराइट आता है। कॉपीराइट के केस में 60 साल तक का कॉपीराइट मिलता है, इसके बाद कोई उसका एक्सटेंशन नहीं है। एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में ये भी लाइफ लॉन्ग है, बट आफ्टर एवरी 10 इयर्स आपको एक्सटेंशन मिल जाती है। बौद्धिक संपदा में बताते हैं कि किसानों का है, तो उसमें एक चीज महत्वपूर्ण है कि जो बायोलॉजिकली क्वाइट ओबियस जो हमारे एनवायरनमेंट में नॉर्मल अवेलेबल हैं चीजें, उनका हम पेटेंट नहीं ले सकते, पहले से डिसाइडेड है। जैसे आप मानिए कि किसी पर्टिकुलर बासमती को आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंडर ले आएंगे, लेकिन बासमती के ऊपर आप पेटेंट नहीं ले सकते कि आपने पेटेंट ले लिया, केवल मैं ही उसको उगाऊंगा। किसान की बात होती है, यदि किसान उसमें इन्वॉल्व है और उसका कोई स्पेसिफिक उसका प्लांट है जो कि स्पीशीज में न्यू है, नॉवल है, बट वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया गया है और उसमें इन्वॉल्वमेंट उस किसान का है और उसके एक स्पेसिफिक स्पीशीज है, उस कंडीशन में आप प्रोसेस को या उस पर्टिकुलर को सीड को आप पेटेंट ले सकते हैं, प्रोसेस को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में भी जेनेटिकल मॉडिफाइड में आप ले लेंगे, बट जो नॉर्मल है, नेचुरली प्रेजेंट है, उसके केस में आप नहीं ले सकते। हमारे धीरे धीरे चेंजेस करने की बात आ रही है, उसमें ये माना जा रहा है कि जो हमारी पुरानी ओरिजिनल ब्रीड है या ओरिजिनल हमारे एरिया की है ब्रीडिंग, तो उसमें जीआई टैगिंग की जा सकती है। फॉर एग्जांपल कैटल है वो कंप्लीट ब्रीड हमने खत्म कर दी, लेकिन जीआई टैगिंग करके उनको हम प्रिजर्व कर सकते है और उसका एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो होती है और उसी कंडीशन में उसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जिसका और स्पेसिफिक कंटेंट है जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट है, तो हम उसके लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के तहत हम पेटेंट ले पाएंगे। इस तरह से हम पेटेंट में अपने लोकल एरिया के क्रॉप्स को कवर कर सकते हैं। बट हम यदि चाहें एज किसान कि हम ये कर लें, बट इसके अलावा कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जो आप अपने खेत में या कोई प्रैक्टिस है जो आप अपने खेत में यूज करते हैं, अपने एरिया में यूज करते हैं, वो अपने आप में यूनिक है, जिस प्रोसेस को यूज करने पर आपकी फसल में कुछ एक प्रोडक्शन में इजाफा होता हो या एक पर्टिकुलर प्रोसेस के तहत उसमें पर्टिकुलर कंटेंट जो एक न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव होती है, तो उस प्रोसेस को आप पेटेंट कर सकते हैं। वो प्रोसेस आप पेटेंट कर सकते हैं एज ए किसान या एज ए प्रोड्यूसर। तो इस कंडीशन में आपके पेटेंट के लिए आपको अधिकार मिल जाएगा, पर आप उस प्लांट को नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो नेचुरली प्रेजेंट है। आप और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? ठीक है मैडम, मैं डॉक्टर विनोद को ले लूं, उसके बाद में हम ये चाहेंगे कि हमारे यूथ को हम क्या गाइडलाइन दें, कौन से बिंदुओं पे ध्यान रखें। पेटेंट के अंदर जो है मेड इन इंडिया का आत्मनिर्भर भारत की जो कहानी आई है उसके अंदर हम कैसे बढ़ पाएंगे, उसके ऊपर हम आपसे जानकारी चाहेंगे। डॉक्टर विनोद सांगवान, आप कृपया हमें मार्गदर्शन करें। मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा। माइक थोड़ा आवाज खोल के, थोड़ा माइक खोल के। मैं ऑडिबल ना सुन रहा है सर अभी? हाँ ठीक है, बोलिए। ठीक है, तो हनुमान राम जी चौधरी, मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे मुझे इनवाइट किया, और मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा कि आप इस तरह के टॉपिक को अपने समाज में, अपने लोगों में, यूथ के अंदर आप अवेयरनेस इसको लेके करना चाह रहे हैं। ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सोचते नहीं है नॉर्मल यूथ जो है, और एक बहुत ही मैं जो भी आपने टॉपिक मैम ने बड़े अच्छे से समझाया, जो भी बेसिक कंपोनेंट है बौद्धिक संपदा के, किस किस कंपोनेंट में हम अपनी प्रॉपर्टी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके राइट्स ले सकते हैं, उसके बारे में मैंने बताया। तो मुझे लगता है कि ये बेसिक आइडिया सभी हमारे ऑडियंस को हो जाएगा कि हम किस किस चीज को कहाँ प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
एक तो मैं आपको ये बता दूं सर कि जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी है और जो भी हमारे यहाँ चल रहा है, हम अछूते नहीं है इंटरनेशनल पॉलिसी से, और एक बहुत बड़े लेवल पे इंटरनेशनल पॉलिसी हमारे देश को अफेक्ट कर रही है, हर कंट्री को करते हैं, क्योंकि हम बातें हैं उनको फॉलो करने के लिए। यूनाइटेड नेशंस, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हम मेंबर हैं, हमने साइन किया है, तो इमीडिएटली जो इंटरनेशनल पॉलिसी है हमारे देश पे लागू हो जाती है। जैसे कि हमारे देश में तेल की ग्रोथ का प्रोडक्शन ज्यादा है, इवन देन हमें कुछ जो टोटल कंजम्पशन का है 30% हमें बाई करना पड़ता है। बेसिक कैसे केस में ऐसा हुआ जिससे इमीडिएटली बेसिक जो प्राइस है मार्केट में डाउन हो गए, हमारे यहाँ होने के बावजूद भी बाहर से परचेज करना पड़ा। एक एग्जांपल है, ये बताता है कि इंटरनेशनल पॉलिसी कैसे अफेक्ट करती है, और पीछे किसान कानून, जो भी 3 कानून थे जिसको लेके पूरे देश में वो चला एक आंदोलन, उसमें भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पॉलिसी को लेके ही इश्यूज थे, जिनको हम जो अफेक्ट करती है, गवर्नमेंट को भी उसको लेके डिसीजन लेना पड़ता है। इट इज मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट आल्सो कि हमेशा गवर्नमेंट को मना नहीं कर सकती, और नहीं करते हैं केस में। इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा एक आपको ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी क्या किया है कि क्योंकि हमारे यहाँ अगर IPR की बात करते हैं, बौद्धिक संपदा की बात करते हैं, तो कहाँ से जनरेट होती है? ये जनरेट होती है या तो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट की जहाँ पर रिसर्च हो रही है। आप 2007 से पहले बात करोगे तो उससे पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते नहीं थे, तब जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी आई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और उसके अंदर नए विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज खुले, उन्होंने फिर साइमल्टेनियसली पैरेलल रिसर्च करना स्टार्ट किया। और उससे भी अगर पीछे जाते हो आप 90s के दौर में, तब उससे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बहुत ज्यादा नहीं था। 2000 के आसपास हमारे देश में जो है इसको लेके अवेयरनेस स्टार्ट हुई, और हमने IPR को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया हमारे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर। तब हमने पेटेंट अप्लाई करना स्टार्ट किया इंडस्ट्रीज ने, इंस्टीट्यूशंस ने, और अभी भी अगर आप देखोगे वर्ल्ड लेवल पे अगर 60,000 IPR एक साल में अप्लाई होते हैं टोटल, उसमें से 30 to 40% तो अकेले चाइना फाइल कर रहा है। अब इसका मतलब अभी हम नहीं समझ सकते, आम आदमी को तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि कैसे आने वाले टाइम में चाइना, जो हम बात करते हैं आज की, चाइना अपने प्रोडक्ट को इंडिया में बेच रहा है सबसे ज्यादा में, फॉर फ्यूचर चाइना किसी पे काम कर रहा है, वो अपने यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप बिना नहीं रहेगा, वो अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करा रहा है, बाकी दूसरे देशों में करा रहा है। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उनके पास इतनी तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी कि अगर हम उस टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहेंगे तो हमें उसका लाइसेंस देना पड़ेगा, उसको बनाने के लिए इंडस्ट्रियल सेटअप को कहीं भी लगाएंगे। तो सिंपली व्हाट दे विल डू, वो अपनी टेक्नोलॉजी को सेल करेंगे बस, और उसकी सेल से ही, लाइसेंसिंग से ही इतना पैसा अर्न करेंगे जो कि पूरे ग्लोबल लेवल पे इफेक्ट करेगा। तो जहां पर आपकी टॉपिक में है कि भारत की भूमिका क्या है, भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज को समझा है, और उन्होंने ये देखा है कि जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, वो फाइल नहीं कर पाते, डिग्री से नहीं जा रहा है, इमीडिएटली फीस कम कर दी है फाइलिंग की भी। पेटेंट एक्चुअली जो फाइल करते हैं उसमें मल्टीपल स्टेप होते हैं, जो आप डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, मल्टीपल स्टेप होते हैं, और ये टाइम लेता है। उसमें पहले 4 साल, 5 साल, 6 साल लग जाते हैं, कई बार 10 साल भी लग जाते हैं एक टेक्नोलॉजी के राइट मिलने में। तो आप समझिए जो रिसर्च कर रहा है, नया पेटेंट लेके आया है, टेक्नोलॉजी लेके आया है, उसको कहाँ से मनोबल बढ़ेगा उसका? पेटेंट मिलने में उसको पता है कि इसका पोटेंशियल है, लेकिन जो प्रोसेस करना लंबा है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो फीस को कम कर दिया है 80%, जो 8,000 नदी थी उसको 1600 मिले इनिशियली फाइलिंग करनी पड़ती है, साल में पर मिलने के बाद भी उसके राइट्स को मेंटेन करने के लिए 20 साल तक, वो भी जो है 80% तक कम कर दिया है। उससे थोड़ा सा मनोबल लेके कम्युनिटी का बढ़ेगा, साइंटिफिक कम्युनिटी का, कि इसके साथ साथ में गवर्नमेंट ने जो एग्जामिनेशन है, नई पेटेंट की एप्लीकेशन आ रही है, उनकी स्पीड को, एग्जामिनेशन जो स्पीड है वो इम्प्रूव हुई है।
और बड़ा जल्दी ग्रांट की प्रोसेस स्टार्ट हुई, बड़ा अच्छा और ऐसे कहिए आपकी बहुत ही एप्रिसिएबल स्टेप है। तो ये हमारे पॉजिटिव फेवर में है। इसमें फिर एक आता है, सर आपने एक इशू रखा था कमर्शियलाइजेशन। सर एक ऐसा इशू है कमर्शियलाइजेशन, यहाँ मतलब ये है कि हमारे बाकी साथियों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी है जिसका इतना पोटेंशियल है कि अगर उसकी इंडस्ट्री में लगाते हैं तो बहुत बड़ा रेवेन्यू देखो हमें जनरेट करके दे सकता है। लेकिन जहां पर टेक्नोलॉजी जिनके पास है उनके पास मैन पावर नहीं है, उनके पास ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फिर उनका मैंडेट ही नहीं है एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का मैंडेट ही नहीं इस तरह कुछ बनाया गया है। तो वहां पर अगर वो कोई नया चीज एस्टैब्लिश करना चाहता है अपना कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए तो उनको बहुत तरह की परमिशन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप बाहर के देशों से कंपेयर करेंगे अपने यहाँ पे, मेरे पास इंस्टीट्यूशन में 18 पेटेंट हैं। अगर हमारा ही इंस्टीट्यूशन की कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहता है, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से ही नई फैक्ट्रीज कंपनीज हैं जहां पर उनके स्टूडेंट लगाते हैं, साइंटिस्ट लगाते हैं और उनका एक शेयर होता है स्पेसिफिकली, सो दे आर फ्री टू डू दैट। वो प्रमोट किया जाता है कंपटीशन करने के लिए, हमारे यहाँ नहीं है। तो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन में रखी रह जाती है, उसकी वजह से कमर्शियलाइजेशन उसका नहीं हो पाता है। दूसरा क्या है, इंडस्ट्री और एकेडमिया का आपस में गैप है। जो इंडस्ट्री जिसके पास पैसा है, जिसके पास फैसिलिटी है, उस टेक्नोलॉजी को अपस्केल कर सकती है, मतलब बढ़ावा दे सकती है, लार्ज स्केल पे लेके जा सकती है। ये दोनों के बीच में कॉन्फिडेंस गैप है। किया कि सीएसआर जैसे आप बात कर रहे थे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, इससे पहले इंडस्ट्री रिसर्च में नहीं लगा सकती थी वो पैसा। पार्क बना दिए, स्कूल बना दिए, इस तरह की एक्टिविटीज कर दी हैं, गरीबों के लिए कुछ कर दिया। अभी कुछ गवर्नमेंट ने किया कि आप इतना परसेंट जो इंस्टीट्यूशन में लगा सकते हो कंपनी को उनके रिसर्च एक्सीलेंस के लिए। इससे भी आने वाले टाइम में बढ़ावा मिलेगा कि हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी कंट्रीब्यूट करेंगे और आइडियाज बौद्धिक संपदा जनरेशन के अंदर। तीसरा, हल्दी लीफ की बात कर रहे थे, उसको हमने रिवोक कर दिया। हल्दी का जो पेटेंट यूएस में मिला था, एक्चुअली वो भारतीय ही साइंटिस्ट थे, आप कह सकते हो यहीं से गए हो, जिन्होंने हल्दी का पेटेंट कराया, बासमती का भी कराया उन्होंने वहाँ पेटेंट। उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीएसआईआर जो हमारी संस्था है उससे वापस केस को लड़ा इंटरनेशनल कोर्ट में, और वो हमें वहाँ पे जो पेटेंट मिला था वो वापस हो गया। कब जो है हमारा सर आपका माइक डिस्टर्ब हो गया। ना संगवान आपका माइक डिस्टर्बेंस हो गया। चलो मैं अब मैडम नमिता जी के पास चलता हूँ। मैम अब ये बात उभर के आई कि कॉमर्शलाइजेशन की बात भी हुई और जनरेशन ऑफ आईपीआर की बात हुई। डॉक्टर विनोद आपका माइक डिस्टर्ब हो गया था, कुछ आप कहना चाहें तो अपना संभव करें, वरना मैं फिर नमिता जी के पास चलूं। तो नमिता जी अब बताइए, 60 बिंदु लेके चले तो एक तो चाइना का प्रतियोगिता, और हाँ और यू, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। तो हाँ वो आपका थोड़ा माइक नमिता जी के पास क्या है कि जनरेशन ऑफ आईपीआर के योग कर रहे हैं। अब इसके अंदर चाइना कर देगा तो होगा करें इसमें तो ये अवेयरनेस हो गया, तो अवेयरनेस की जनरेशन के
आप लगे संसद लगी हुई मैनेजमेंट दे रहे हैं चाइना ऑटो एनफोर्सेबल के और जनरेशन मैं मैडम से भी चाहूंगा चिंतन और आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि ये 7 बिंदु लेकर के इंडिया गवर्नमेंट की 2018 की पॉलिसी है, क्या हम चाइना को फाइट कर पाएंगे? सर एग्रेशन जिस लेवल पे मैं कहूँगा जिस एग्रेसिव लेवल पे चाइना इस एरिया में आ रहा है उस लेवल पे अभी हम नहीं जा पा रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ लेजिस्लेशन आप कह सकते हो, कुछ स्टेप्स हैं, प्रोसेस थोड़ी लंबी है, ठीक है। एक तो उसमें हमें टाइम लगेगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बात कर रही है आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है, उसमें आप देखिए मेक इन इंडिया का इशू क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वो एक बड़ी जरूरी चीज है। तो पेट नहीं बनेगा तो कुछ नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन साइमल्टेनियसली आईटीआर के साथ चलना जरूरी है, तभी करेंगे इंटेलेक्चुअल की बात तभी करेंगे जब हम संपन्न होंगे। अब मानते इस बात को, जब तक अब आप जैसे लोग हैं जो साधारण संपन्न लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। एक यूथ जो हमारा एक बड़ा जो एक रेशियो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस चीज को मानती है कि 80-35 है, तो इसका मतलब क्या हो 35 में हम बात करें अगर एम्प्लॉयमेंट की, उसमें भी मतलब जो 60% है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एक इसमें जरूर रखना चाहूंगा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपने बात की, जहाँ पर आपने बोला था फार्मर्स का इशू है, तो हमारे साथियों को ये अवेयर कराना चाहूंगा कि वैसे जो प्लांट वैरायटी है कई सारी कंट्री में वहाँ पे रेट मिलता है, लेकिन क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश है, गवर्नमेंट ने इसको स्टार्टिंग से ही समझा क्या ये स्वीट जनरेशन मॉडल बोलते हैं इसको। स्वीट जनरेशन मॉडल में क्या है कि आप अपने तरीके से इसको प्रोटेक्ट कीजिए। ये हमें लिबर्टी दी गई प्लांट वैरायटी को डब्ल्यूटीओ ने और ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर ये मेंशन है। तो हमारे यहाँ क्या किया है कि प्लांट वैरायटी जो है, जो भी नई वैरायटी आती है क्रॉप्स की, उसको आप पेटेंट तो नहीं करेंगे, लेकिन इसके ऊपर राइट रहेंगे, हमारे अधिकार रहेंगे किसी से, एक तो जिसने बनाया है उसको प्लांट ब्रीडर्स राइट, दूसरा क्या है फार्मर्स राइट, जिसने बनाया है वो कोई बात नहीं। लेकिन आप एक फार्मर हैं, आज जैसे ये जो बीकानेर इंस्टीट्यूट है उसने ऐसी घेरड़ी के जो ऐसी वैरायटी बना दी है जिसमें जो एक अच्छी पैदावार होती है, इसका मतलब ये है कि उसने बना दी तो फार्मर नहीं लगा सकता है उसको, अगर लगा भी सकता है फार्मर उसको बेच रहा है, उसको मल्टीप्लाई भी कर सकता है, लेकिन उसको पैक राइट को बेच सकता है। मतलब ब्रीडर 15 साल के लिए ऐसे ही फार्मर किसी भी प्लांट वैरायटी को, ये बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं आपको, ब्रिटानिया का और सकता है वैरायटी को बेच सकता है, उसके बीज को बेच भी सकता है, इसको नहीं बेच सकता, लोगो लगा के फलाना अनुमान भी जो मैंने बताई है पूरी वैरायटी है, आप इसको बेच सकते हैं पर इसको प्रोड्यूस करके बेच सकते हैं, सीड के तौर पे बेच, कोई आपको मना नहीं कर सकता है ये है। और इसके लिए फाइट कर रही है वो हमारे राइट्स भी मेंटेन है। बात है इसमें जो कहते हैं मैगी एक तो चिप्स जो आते हैं, चिप्स पोटैटो की एक वैरायटी है, पोटैटो की किसी एक पार्टिकुलर कंपनी के पास को बनाना है, पोटैटो की वैरायटी थी जिसके बहुत अच्छे बनते हैं, वो उन्होंने नई वैरायटी डेवलप की किसी फार्मर के हाथ में बीज लगे हुए, तो फार्मर ने उसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और बाकी कंपनियों ने खरीदना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया कि ये तो हमारी वैरायटी है,
तो ब्रीडर्स राइट के अंडर क्या है, फार्मर्स राइट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि फार्मर के पास बीज है और कहां से आया कोई गलत नहीं, लेकिन इस वैरायटी के बीज अगर इसको मिले हैं तो इसको बनाएगा भी बेचेगा, आप नहीं रोक सकते। तो कंपनी ने क्या किया, डायरेक्ट फार्मर के साथ तेरे डील किया, आप जिस रेट पे देना चाहते हो सब कुछ दे दो, हम तैयार हैं, हम इसको आगे और नहीं चाहते कोई और नहीं। ये एक मतलब फार्मर की पावर है हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज का। आपने कोडिंग की बात की, कोडिफाइड ट्रेडिशनल हमारे यहाँ बहुत लैग है, कि बहुत बड़ा एक गैप है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, इवन जिस फैमिली के पास ट्रेडिशनल नॉलेज है वो अभी पास ऑन नहीं करते हैं। और कोडिफाइड का मतलब है कि जो डॉक्यूमेंटेड है, ट्रेडिशनल नॉलेज जो डॉक्यूमेंटेड है। अब हल्दी की बात करते हो आप, ट्रेडिशनली में पता है कि इसकी ये इफेक्ट है, वेदों में लिखा है या आयुर्वेद में लिखा है कि हल्दी के इफेक्ट है, तो कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज होगी। और डिकोडिफाइड जो है वो है जिसका अभी तक रिकॉर्ड में नहीं है, उसका कोई हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अनक्लासिफाइड जो है ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका कोई कंट्रोल नहीं है हमारे पास उसको प्रोटेक्ट करने का। अगर वो लीक होती है तो मैं थोड़ा सा मैं रोकूंगा डॉक्टर विनोद आपको। कोडिफाइड के मामले में मैं एक्सपर्ट तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन कौन सी ऐसी सरकार की एजेंसी है जो गांव में जाकर के हमारे फार्मर के साथ में जो कंजर्वेटर भी है, कल्टीवेटर भी है और ब्रीडर भी है, फार्मर में सब कुछ है, उसको वो उसके ट्रेडिशनल नॉलेज को कोई कोडिफाइड करने के अंदर कोई व्यवस्था भारत सरकार की है अपने यहाँ, ऐसा कुछ है तो हम उस लाइन को पकड़ेंगे और उसी पे जाएंगे। क्योंकि पीपीवीएफआर का जो एक्ट है ना, उस एक्ट को भी सरकार खत्म कर रही है। जो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट है उसको भी खत्म कर रही है, वहां उधर ये बढ़ गया। उसके बीच में बीज के मामले में भी इन्होंने ट्रूथफुल आपके सर्टिफाइड यूनिवर्सिटियों को बीज को कोने में डाल के और इन्होंने जो है ट्रूथफुली लेवल बीज को 99% बाजार से भर दिया है। ये हम पहले के कई सेशन में अच्छा डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम सिर्फ इस बात के कर रहे हैं कि हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को कोडिफाइड किए बिना ये आईपीआर के पट्टे लेकर के चाइना में कमा रहा है, पाश्चात्य देश की कमा रहे हैं, भारत का यूथ कहीं बैठा है, इससे कोई बात करें। इसी सेम बात पे डॉक्टर नेता आप ही अपने यूज रखेंगे, फिर मैं बाकी लोगों को उनके सुझाव दूंगा कि आखिर हमारे गांव के नॉलेज को, किसान के नॉलेज को, मजदूर के नॉलेज को हम क्या कोडिफाइड करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं। कोई वो नहीं हो तो किसी और सेशन में हम तैयारी करके और देंगे। मैं थोड़ा सा इसमें इनपुट देना चाहूंगा। आपने बोला कि फार्मर ब्रीडर है, कंजर्वेटर है, उसके पास सारी चीजें हैं। तो 2004 में जो नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट आया है उसके अंदर एक प्रोविजन है, इसमें ट्रेडिशनल नॉलेज की बात तो नहीं की गई है, लेकिन उसमें क्या बात की गई है, एनबीए बोलते हैं नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट, उसमें ये किया गया है प्रोविजन कि अगर हमारे यहाँ जैसे एक फलाना कोई एरिया है, अगर वहाँ पे पार्टिकुलर कोई क्रॉप है, कोई वैरायटी है, कोई ऐसी चीज है बायोलॉजिकली जो वहीं पर होती है, तो अंदर रजिस्टर बनाया जा रहा है, नेशनल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर स्टेट लेवल पे भी बनाया जा रहा है और विलेज लेवल पे भी बनाया जा रहा है। कुछ स्टेट ने इसमें अच्छी सफलता हासिल की है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, सिटी रजिस्टर्स बनाए हैं, लेकिन फिर भी वहां पे चोरी का बहुत प्रोविजन है। कंपनियों ने बायोडायवर्सिटी को लूट लिया है एक तरह से, वो भी प्रेजेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ भी होता है और हमने तो हमारे यहाँ फार्म में हुआ है तो नहीं कर रहे हैं। परसेंट तो सॉरी 3 से 4% अगर कोई कंपनी कमाती है तो उस एरिया के लोगों में जाना जरूरी है। इसका बड़ा मैं कहूँगा कि जहाँ पर जहाँ की जो चीज है जो लोकल पब्लिक के पास होनी चाहिए, उससे कंपनियां बिलियंस ऑफ रुपीस कमा रही हैं, लेकिन वो वापस उसके पास नहीं जा पा रहा है उसका कोई रेस। ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में मैडम से जो है, चलो डॉक्टर विनोद, मैडम नेता वहाँ पर अपना विशेष है टॉपिक पे कि ट्रेडिशनल नॉलेज हम गाँव में दिए रहते हैं। इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई आईसीआर की, उसने 7 दिन को अपने आप में लगा दिए
और आप लोगों के पास में युवा फौज है पूरी की पूरी, कंप्लीट फौज के गाइडर आप हैं। इधर चाइना खड़ा है आपके कंपटीशन में, इधर WTO जो है अपनी कानून के मार्फत काम कर रहा है और जो रोटरी के मार्फत है, और यूरोपियन कंट्री जो है वो भी कर रहे हैं। तो इंडिया के युवाओं के बारे में क्या मार्गदर्शन आप अपने इस तरह से दे पाएंगे? ये मैं मनीष भारती जुड़े हुए हैं यूपी से, उनसे सवाल लेता रहूंगा। मैडम नमिता। सर, जो ट्रेडिशनल नॉलेज की हम बात कर रहे हैं उसमें हमारा बहुत ज्यादा कंसाइज पॉकेट्स में बिखरा हुआ है ऑल ओवर इंडिया। तो जो पॉकेट्स में बिखरा हुआ है उसमें हमने काफी टाइम से चल रहा है कि जो हमारी एक्सटेंशन एक्टिविटीज हैं यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की, वो हम एजुकेटेड पर्सन को एक्सटेंशन एक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, और वो इंक्रीज करके हमें जो लोकल पब्लिक है उसको अपने साथ ज्वाइन करके वो ट्रेडिशनल नॉलेज को डॉक्यूमेंटेशन मस्ट है। वो जब वंस वी डॉक्यूमेंटेड, तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो जाएगा, उसके बाद उसको आगे एक्सप्लोर करने की बात आती है कि आप किस तरह से करें। क्योंकि छोटे छोटे पॉकेट में आप देखिए, आदिवासी एक जगह में गई थी, उसका मैंने वीडियो भी देखा था कि वो एक मिक्स करके दवा का लड्डू सा बना के खिलाते हैं और उसमें बोलते हैं कि आपकी हड्डी जुड़ जाएगी। तो शुरू में हमें लगा नहीं है तो ऐसे ही है, इसमें कुछ तथ्य नहीं है, लेकिन जब हमने देखा तो वाकई में वहां से पेन रिलीफ होता है। लेकिन जब आप उसको स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे मोर देन 30% रिकवरी रेट इंक्रीज हुई। जिसको 3 महीना लगा था रिपेयर होने में हड्डी को, वो एक महीने के अंदर ही उतना रिपेयर हो गया। तो कहीं ना कहीं उसका रोल था जो मेडिसिन वो खिलाते थे, और वो सिंपल वहां के जड़ी बूटियां कलेक्ट करके बनाते हैं। नॉलेज है वो किसी को आगे बताना ही नहीं चाहता जिस पर्सन के पास है। वो भगवान का आशीर्वाद है, मेरे परिवार को ही है, मैं ही दे सकता हूँ, किसी और को नहीं। तो जब तक आप उनको कन्विंस करके वो ट्रेडिशनल नॉलेज कलेक्ट करके उसको आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं लाएंगे, उसके ऊपर हम पेटेंट भी नहीं ले सकते, क्योंकि इसके ऊपर हम पेटेंट लिया जा सकता है ट्रेडिशनल नॉलेज, और उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारा लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज है और कोई और उसको ना लेके चला जाए। मैं थोड़ा सा इंटरवेंशन करूंगा कि आप मॉडल के अंदर इस तरह की एक मुहिम चलाएं, लेटर लिखें कि हमें ट्रेडिशनल नॉलेज को हम कोडिफाई करेंगे। ऐसी चीज कॉलेज लेवल पे बन सकती है क्या? जी बिल्कुल बनाई जा सकती है कोडेड, वो उस पे, और कोडेड करके बहुत सारे हैं साइंटिस्ट जो इसमें इन्वॉल्व होने लगेंगे कि हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लाएं। और डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में वंस इट्स इन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म, तो उसके आगे आप रिसर्च कर सकते हैं, आगे उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं किसी भी तरह। ऐसे प्लान्स का जो मैंने आपको कहा कि ट्रेडिशनली कुछ फॉलो करते हैं प्रैक्टिसेस, किस तरह से करेंगे तो ऐसा होगा, ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो इस तरह का प्लान मिलेगा। तो वो वाली चीजें ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर आ जाती है। और जब तक हमें नहीं होगा कि हमें अवेयरनेस डेवलप, और अवेयरनेस जब डेवलप होगी जब हम लोकल पब्लिक को इन्वॉल्व करेंगे उस एक्टिविटी में, और लोकल पर्सन इन्वॉल्व होगा, जो हमारा यूथ है, यूथ जो उस पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करता है वो वहां पे जाके कांटेक्ट करके उसमें इन्वॉल्वमेंट है, और अपने स्टार्टअप की तरफ हम ध्यान दें। यूथ क्या हमें कोई परमानेंट जॉब मिल जाए इस पे जाने की बजाय वो छोटे छोटे अपने स्टार्टअप स्टार्ट करें, और वो स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी सपोर्ट करती है। और हम भी प्रमोट कर रहे हैं, जो आप इनोवेशन की बात कर रहे हैं, क्रिएटिव इंडिया, इनोवेशन इंडिया, तो उसी के तहत रखा गया है कि स्टूडेंट ज्यादा इन्वॉल्व हो स्टार्टअप में। जो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं वो भी यही है कि उसमें बच्चा इन्वॉल्व होगा और अपना ट्रेनिंग लेगा, और उसकी तरह करके अपना छोटा छोटा स्टार्ट करके अपने आप ही वो बोलना चाहिए रेवेन्यू जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको किसी के सामने ना जाना पड़े। इसके लिए हमें स्कूल लेवल से ही बच्चों को तैयार करना पड़ेगा जो यूरोपियन कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रेन है, और हमारे यहाँ हमने ये ट्रेन खत्म कर दिया है। हमें इसकी तरफ पूरी ध्यान देना होगा और बच्चों को इन्वॉल्व करना होगा कि आप इनोवेशन करें, क्योंकि जो आपका बोलना चाहिए जनरल नॉलेज है या पब्लिक के साथ अवेयरनेस है उसकी सराउंडिंग की या इन्वॉल्वमेंट की, जो हमारे गांव के बच्चे की है वो शहर के बच्चे की नहीं है। मैं एक सवाल डॉक्टर नमिता पूछना चाहूंगा। CSR का फंड है, इसके मामले में यूनिवर्सिटी क्या सोचती है? इस पॉलिसी के अंदर CSR फंड को दिया गया है, डॉक्टर विनायक बताएंगे इस बात को। CSR फंड क्या आप लोग यूज कर पाएंगे? क्योंकि टोटल IPR
हम चाहते हैं CSR फंड को यूज करना, पर सम अब उस पे ज्यादा मैं प्रकाश नहीं डालना चाहूंगी क्या रीजन है, पर CSR फंड कंपनीज हमें देने की बजाय वो अपनी पर्सनल प्रमोशन में लगाती हैं, उन्हें चौराया बना दिया कुछ बस मैं ये कहना चाह रहा था, मैं यही कहना चाह रहा था कि इसकी प्रतियोगिता आपके करके तो या तो आपको उसमें लिंक पॉलिसी में जो बात आई है उस बात नहीं आ पाई कि आप जो नॉलेज शेयरिंग का कंसेप्ट है, शेयरिंग वो है, इसमें मैंने पढ़ा था मोर आई जो है आप लोगों को इसमें मूव करना के बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा कि CSR का फंड यूनिवर्सिटी को दिया जाए, क्योंकि रिसर्च तो आप लोगों के पास में है, जिस करना है ट्रेडिशनल नॉलेज और वो फंड लेकर कोई आप लोगों को हम ऐसा लगे कि हम इस मूव जो हरियाणा के तो मुझे नहीं पता कि आप पूछा होंगे, लेकिन आप लोग तो आपको ये बात जो हमारे सेशन की बात है उसके अंदर ये बात है कि सर जो CSR का फंड है बच्चे तो हमारे पास हैं, यूनिवर्सिटी आप भी कर रहे हैं, हम इन बातों को लेकर बैठे हैं और आपकी कंपटीशन में चाइना बैठा है। अब आप ये सोचते हो कि टाटा बिरला या अडानी अंबानी की जो भी लेबोरेटरी है उसके अंदर हमारा क्या हस्तक्षेप है, उनके खुद के साइंटिस्ट है, उनके अपने वैज्ञानिक हैं। अब वो वैज्ञानिक बच्चे आपके पास, वैज्ञानिक उनके पास, पैसा उनके पास, ये जो इस पॉलिसी के अंदर ये मुझे नेगेटिव बात लगी कि शेयरिंग ऑफ नॉलेज का जो कंसेप्ट है वो एकदम आया नहीं। तो इसके बारे में कोई आप अपनी कोई बात करने पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरी के बारे में आप ज्यादा नहीं कह पाएंगे। यही बात मैं डॉक्टर विनोद से भी कहूंगा कि क्या हम इसका एक प्लान बनाएं, क्या सिस्टम बना सकते हैं, इसमें आप क्या कहना चाहिए? सर ये माइक आपका थोड़ा डिस्टर्बेंस है, आप दोनों का एक ही सवाल है कि मटेरियल आपके पास है, पैसा CSR का उनके पास है, आप बोल रहे हैं सर CSR का जो पैसा है वो यदि मिल जाता है तो जो हमारे यहाँ एक इनोवेशन सेंटर्स यूनिवर्सिटी को ऑल्दो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिए हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इनोवेशन सेंटर्स ओपन हो गए हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो गवर्नमेंट फंड से ही आ रहा है और वहीं पे कंज्यूम हो जा रहा है। वहाँ पे जो हमें अवेयरनेस डेवलप करने वाली बात है वो कहीं ना कहीं हम अपने आप को मानते हैं हमारी चूक है, जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक हम ह्यूमन रिसोर्स को फ्लो नहीं करेंगे, जो चाइना ने अपने ह्यूमन रिसोर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। बिल्कुल, मैं यही बात है कि हम ये 7 पॉइंट है इनका, जिस पॉलिसी का 7 पॉइंट यही कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है और इनके सारे पॉइंट बिल्कुल फिट है, लेकिन इनका बिल्कुल एकदम लिंकअप नहीं है। डॉक्टर विनोद इसके बारे में कुछ आप अपने चिंतन दें, फिर मैं आगे लोगों के पास बढ़ता हूँ। अभी जो आपने पॉइंट बताया है और मैंने भी बिल्कुल वैलिड है, और यही एक प्रॉब्लम है कि जो आप कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो किसी ने पॉइंट उठाया, लेकिन जो आपने इंडस्ट्री वाला जो इशू पॉइंट रखा था वो भी एक इशू है। लेकिन मैं पीछे अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारे पास कुछ आया वो स्टार्ट हुआ तो इन्होंने दूसरी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन है कि CSR पैसा गवर्नमेंट कर गवर्नमेंट, तो हो सकता है ये कारण हो कि कुछ इंडस्ट्रियल एक्ट में आप लेने के पीछे काफी सेशन चले हैं अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस में। तो अगर हमें पॉजिटिव साइड में लेके चले तो हो सकता है कि अगर दोनों तरफ से पॉजिटिव एफर्ट किए जाएं, थोड़ा सा इंटरेस्ट हो रहे, आजकल बड़ा लेवल
अपना एंटरप्रेन्योरशिप अपनी कंपनी लगाना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक इश्यू है कि वो जो कंपनी लगाना चाह रहे हैं आईपीआर से अफेक्टेड होगी कि नहीं आने वाले टाइम में, ये उनको भी या कुछ भी आप नया स्टार्ट करना पड़ेगा। 10 साल बाद अगर आईपीआर पॉलिसी जो कहीं आप कवर हो गए तो आपको बड़े लेवल पे कोई ना कोई और तो ठीक है, मैं बाकी साथियों को ले लूं। इसके पहले बाद में मैं लास्ट में एक डॉक्टर संगीता आपसे पूछूंगा। हाँ, माइक बढ़ा दीजिए श्रोता विनोद जी आपका। मैं बाकी साथियों को ले लूं। शेषराज जी जुड़े हुए हैं और मनीष जी भारती आप आएंगे। इसके पहले मैं मेरे को PLI स्कीम है सरकार की सेमीकंडक्टर के मामले में, वहां भी वो खुद का अपना चला रहे हैं। चाइना इधर सेमीकंडक्टर में हमारा प्रतियोगी है। पॉलिसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अगर नहीं पढ़ पाए तो मैं सोच रहा हूँ ये सारा कपोल कल्पित ये व्यवस्था हो जाएगी। तो मनीष भारती जी आप अपनी बात को रखें, एक्सपर्ट से कोई सवाल हो। हेलो, हाँ बोलिए मनीष जी बोलिए। मैं सर अभी 5 मिनट में लेता हूँ, आप बीच में किसी और को ले लीजिए। चलो शेषराज जी आप बोलिए। आप इंजीनियर हैं, रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हैं और देश की दिशा अपने सामने है। यदि हम इनोवेशन नहीं कर पाएंगे तो बहुत कुछ पीछे रह जाएंगे। यूनिवर्सिटी के तो हमारे साथ में प्रोफेसर जुड़े हुए हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के एक्सपर्ट हैं दोनों ही। कोई से आपके कोई हो तो उससे मामले में आप अपना कोई क्वारी हो तो रखिए। नहीं, सबको नमस्कार। आपका कंसर्न, जितने हमारे प्रोफेसर हैं सभी का कंसर्न वाजिब कंसर्न है और कंट्री की तरफ से कंसर्न होना चाहिए। समस्या ये है कि ये कंसर्न है, इसमें एक्ट क्या कर सकते हैं हम लोग जो है, मतलब क्योंकि अभी ना तो हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपने यूथ को कि वो जब तक अवेकनिंग नहीं है सोसाइटी के अंदर या पूरे हमारे एग्रीकल्चर कम्युनिटी के अंदर अपने के इश्यूज को उनके लिए अवेकन होने चाहिए, उनके लिए इश्यूज को हमें रेज करना चाहिए। लेकिन अभी इधर देख रहे हैं कि ठीक है, आपका सभी ने हमारे जिन्होंने एड्रेस किया है या इश्यूज है हमारे वास्तव में बहुत सीरियस इश्यूज हैं, लेकिन इन पर एक्ट क्या करें? तो आपको अवेकनिंग चाहिए, आपके साथ चाहिए बहुत सारे जो मतलब हमारे जो चूंकि ये कोई छोटा मोटा इश्यू तो नहीं है एग्रीकल्चर की, हमारा इंडिपेंडेंट है और हम सब रोज ये ओनर होते हैं भाई हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं हो रही, इकोनॉमी खराब हो रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है और मतलब सर्विसेज नहीं है, वो सारे इश्यूज तो रिलेटेड हैं। लेकिन एक्ट अपॉन तो नहीं हो पा रहा ना कुछ भी। तो आज सीखने के लिए आप लोगों को सुन रहा था कि ठीक है आपके अच्छी बात है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद शेषराज जी। मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारी जीडीपी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर और सर्विस पे टिकी है। सर्विस वाला जो बीच का पोर्शन है वो टोटल का टोटल आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, यूथ जो है वो यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ है। अब एग्रीकल्चर की रिसर्च भी बहुत स्लो है और इंडस्ट्री की रिसर्च जो है वो PLI की जो योजनाएं हैं जो इनकी पाइपलाइन बना रखी है उसके अंदर PLI को इन्होंने मीडिया इंडस्ट्री को सेमीकंडक्टर में हम बढ़ रहे हैं, यानी इंडस्ट्री वालों को इंजन बना दिया और बाकी सब यूनिवर्सिटीज और
स्टूडेंट और ये इनके पीछे डिब्बे की तरह लगे। अब इनका लिंकअप सिस्टम जो है वो फंड है इनके पास, इंडिया गवर्नमेंट के पास, मतलब है जो कंपनियां कर ये सारे तो खड़े हुए, लेकिन जो है एक पूरा जुड़े, ये तो पता नहीं कहा होगा, स्टूडेंट नहीं जुड़ पाए, दो स्टूडेंट जुड़े हैं, तो खड़े कर दिए बड़ा अरब स्टार्टअप इनोवेशन का है भी ठीक, जो एक्ट बना बाकी वाले हैं दूसरे हैं जेल अमेरिका की मुझे को हमें तो इस मामले में से सवाल ले लूंगा कि मानता है हम इसके बाद है मैं यूं ही अपनी बच्चों का दूसरे का सारा क्या है जो आपने रेज और ये पॉइंट हमें गवर्नमेंट तक पहुंच, ऐसा नहीं कि वहां पे अनपढ़ लोग बैठे यहाँ पे जब हम कमेटी ने रिपोर्ट दे दी तो फिर उसमें रिव्यू एंट्री हम उनको आपके हरियाणा से है वो गुप्ता जी जिन्होंने किया, मैंने उनको सुना, तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में केवल उन्होंने की बात करी है कि आईपीआर की बात करी है, हाउ वी प्रोटेक्ट द आईपीआर, हाउ वी कैन डेवलप द ह्यूमन रिसोर्सेज इन द फील्ड ऑफ आईपीआर, उनको कैसे एजुकेट करें, कहीं कैसे वो अपने आईपीआर को प्रोटेक्ट कर सकता है, इनोवेशन को प्रोटेक्ट कर सकता है। नॉलेज लॉ की बात कर रहे हैं तो इसमें केवल लॉ की बात है, पर इनोवेशन कहाँ है, इनोवेशन होता है तो ओल्ड जो में कहीं ना कहीं क्लस्टर एरिया में जोड़ के उनके फोरम डेवलप करके देन आपको यूनिवर्सिटी तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी, possible to communicate with the government to say yes CSIR वो यूनिवर्सिटी को इस पर्टिकुलर काम करने बात करें बड़ी एग्री नहीं होते सीएसआई यूनिवर्सिटीज में, और देशों होती है इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उनको रिसर्च डेवलपमेंट ग्रांट के अंदर डेवलप करके फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है, आपके फरीदाबाद में 1-2 सेंटर्स डेवलप किए हैं, डीबीटी है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, जिसके अंदर उन्होंने फैसिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर्ड उन्होंने प्रोजेक्ट हैं जो रन कर रहे हैं काफी साइंटिस्ट, पर यूनिवर्सिटी में नहीं आ पा रहा है ये कॉन्सेप्ट। वंस इट कम्स इनटू द यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी इसमें काफी कुछ अपना इनोवेशन करके और इनपुट दे सकती है और हमारे यूथ को किसी से नौकरी मांगने की बजाय वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होगा और हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको भी हम प्रिजर्व करके आगे ले जा सकते हैं और इंडस्ट्रियल लेवल तक उसको अप स्केलिंग भी कर सकते हैं।
और उसमें हमारे होना चाहिए, हमारे जो राइट्स हैं वो भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर विनोद विनोद कुछ आप इसमें कुछ जोड़ेंगे बात? मैं बाकी लोगों के पास भी जाऊं, मेरे ग्रुप के साथ जुड़े हैं उनके, कोई बात जोड़ेंगे इसमें कि हम क्या क्या? बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, जो कंसर्न आपने उठाया और मैं ये अप्रिशिएट करूंगा आपको जिस लेवल पे आपने स्टडी की है, रहे हैं जो कंजेंट कर रहे हैं, आपने रिलेट किया है आईपीआर पॉलिसी को बाकी इश्यूज के साथ में, तो वाकई बड़ा ही जो अच्छा है कि अगर इस तरह से हमारे ग्रुप में जो 10 लोग हैं यहाँ पे, तो जैसे आप कर रहे हैं बोलेगा तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, जिसमें मैडम से सपोर्ट करते हुए बोलता था कि एक ना थोड़ा सा इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल बनाया है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी ने प्लस डीएसटी के साथ एआईसीटी और उन्होंने इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल बनाया है जिसमें हर इंस्टीट्यूट से कुछ मेंबर रखे गए हैं, हर यूनिवर्सिटी कॉलेज टेक्निकल सारा। वहाँ पर अभी क्या है वो फंक्शनल नहीं हुआ है पूरा, पिछले साल 2 साल से चल रहा है प्रोजेक्ट, इसमें मेंबर बनाए गए हैं, यूनिवर्सिटी काउंसिल बनी। लेकिन अगर ये जो मुद्दे हैं आपने जैसे उठाए हैं, मुद्दों के ऊपर एक मत से पूरा अगर इसको डिस्कस किया जाए तो जो आपने जो बोला कि जो पॉलिसी आई है उसमें क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। जैसे उन्होंने बोला है मैन पावर डेवलपमेंट है, उसको कैसे किया जाए, तो उसमें बड़े अच्छे सुझाव आ सकते हैं। फॉर्म है जो बना है गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, वहां पर हम इसको कैसे लेके जाएं ताकि ये ही पूरा मूवमेंट चले एक साथ में, एक महीने पूरे देश में उसी पे डिस्कशन हो, तो एक अच्छा वहां पर, ये मेरा मानना है। अब मैं मनीष जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को, तो आपकी क्वारी जो है वो आप अपनी डॉक्टर विनोद सानवान जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत वैल्यूबल सेशन बना दिया आप दोनों ने। मेरी एक तो क्वेरीज है सर, दोनों में से जो भी आप जवाब दे पाए देना चाहें। जो जैसे अभी बात आई कि जो किसान है उसके एक राइट्स हैं कि वो कोई भी चीज जो कल्टीवेट कर रहा है उसको वो फर्दर उसको सीड को बगैर ब्रांडिंग करे या बगैर उसके ऊपर किसी कमर्शियल उसको करे, लेकिन वो आपस में खरीद फरोख्त कर सकते हैं। हाल ही में इसी महीने 6 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार ने शुगर केन सीड एक्ट लागू किया है, और वो सीड एक्ट ये कहता है कि जो किसान है उसको अपने आप को पंजीकृत कराना पड़ेगा, और जो शाहजहांपुर गन्ना शोध संस्थान है वहां से उसको जो है वो प्रमाणीकरण लेके और तब वो अपना बीज जो है वो दूसरे किसान को बेच सकता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसको जेल होने का प्रावधान है। तो क्या ये उसका जो किसान का जो एक बेसिक राइट है, क्या ये उसका वायलेशन है? नंबर 1, या ये अलग चीज है? नंबर 2, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जो हमारे पुराने ऑथर्स हैं, सपोज कीजिए कि महात्मा गांधी ने कोई किताब लिखी, अमीषा जी ने एक बात कही थी कि 20 साल के लिए जो पेटेंट होता है दवाइयों के मसले में, उन्होंने कहा, लेकिन जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो सपोज थीसिस हैं या है, मान लीजिए महात्मा गांधी ने कोई किताब 20 साल मतलब एक लिखी, तो क्या उसका जो ओनरशिप राइट है 20 साल के बाद वो इन पब्लिक हो सकता है, उसको कोई भी पब्लिकेशन छाप सकता है, या वो राइट रिजर्व रहते हैं? नंबर 3, जो हम लोगों का जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जो ऑर्गेनिक ब्रांड है जो मैं अपने फार्म प्रोड्यूस को बेचता हूँ, फार्मर नेस्ट के नाम से बेचता हूँ, और मैंने उसको रजिस्टर्ड भी कराया है, तो वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है मेरे पास। लेकिन जब मैं इंटरनेट पे जाता हूँ तो मुझे पता लगता है कि इंटरनेशनली फार्मर नेस्ट नाम की एक और कंपनी एग्जिस्ट करती है। आपस में क्या ये तरीके का कुछ गड़बड़ झाला हो गया? मैं तो रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया, तो क्या ये किसी तरह का वायलेशन है या कुछ हुई है, या ये पॉसिबिलिटी है कि एक ही नाम को आप 2 कंट्रीज में अलग से उसको प्रोप्राइटर रजिस्टर करा सकते हैं? एक सवाल है मेरा।
हाँ समीता, आप बताइए। सर आपकी पहले तो हमें आप कंपनी से कराई है जब आपको रजिस्टर्ड आप मिलता है, आपने अपने के लिए वो ट्रेडमार्क लिया है। यदि आप को दूसरी कंट्री, तो उस कंट्री आपको ट्रेडमार्क लेना होगा, में है अवेलेबल और इशू नहीं करती। और दूसरी कंपनी आपको तो आपके ट्रेडमार्क के अगेंस्ट यदि वो इंडिया में आके करवाती है तो उनसे देखा जाएगा कि विच वन इज, तो उसके ये कर सकते अपने पॉइंट्स तो इसमें लीगली जब भी आपने उसको अपना ट्रेडमार्क लिया होगा तो आपने कहीं ना कहीं उसको रजिस्टर करवाया, तो ये आपके लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज को चेक करके उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन आपको नंबर दे। और यदि उसने दिया है तो उस वक्त तक वो नाम अवेलेबल नहीं होगा। अब यदि वो कंपनी कहीं और रजिस्टर्ड है, वो इंडिया में रजिस्टर कराएगी तो उसको इस नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ओके, तो इसमें आपका लीगल, हाँ, वो इसमें आप लीगली आपका अपना पॉइंट रख सकते हैं। जब आपने चेक किया तो वो कंपनी कहाँ की, इसके लिए आपको एक बार लॉयर से जाके अपना कंसल्टेशन करनी होगी। साहित्य की बात है कॉपीराइट की, कॉपीराइट एक्ट 60 इयर्स का मिलता है, 60 साल तक वो आपके पास रहता है थ्रू आउट द लाइफ। 60 इयर्स के बाद आप उसको, मतलब ओल्ड हो जाता है साहित्य, कुछ भी हो जाता है, उसके राइट्स आपके खत्म हो जाते हैं, फिर कोई भी उसको छापने के लिए बाध्य नहीं कर सकते आप उसको, कोई भी छाप सकता है उसको, उसकी ओरिजिनल। बट उसको रिकॉग्नाइज करना होगा कि ओरिजिनली वो कहाँ से लिया, उसमें वो अपना नाम नहीं डाल सकता। जैसे मैं गांधी की कोई बुक है लिखी हुई, 60 साल हो चुके हैं, वो मैं अपने नाम से नहीं छाप सकती, बट आप उसके प्रिंटिंग राइट्स ले सकते हैं। यदि आप तो प्रिंटिंग राइट्स आपके पास आ जाएंगे, लेकिन आपको आपके नाम पे वो कॉपीराइट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट आपका गया था सीड्स की बात की। सीड्स का मेरे ख्याल से आप डॉक्टर विनोद भी ज्यादा बेटर बता पाएंगे। सर ये जो शुगर केन सीड एक्ट बताया आपने, वायलेशन ऑफ राइट की आप बात कर रहे थे, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जैसे यूनिवर्सिटी भी कोई सीड प्रोड्यूस करती है, तो उसे है इसका सर्टिफिकेट अप्रूव है, अच्छी है, एक लेवल तक ये सही है, तो सेल कहीं मिस गया है, क्योंकि आप किसी को अच्छी तो उसके जिम्मेवारी टेस्ट वही हम हमारी फार्मर और ये वो नहीं मिल रही है, तो एजेंसी है सर्टिफाइड, तो बेहतर हो। चलो है जो गेहूं का बीज हमारे पास है, 126 वैरायटी का गेहूं का बीज में है, और मैं वो बीज हनुमान राम जी ने की तारीख में ना तो मुझे रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। अब ये देखिए वो आप लेकिन वो कोई कहीं अगर हनुमान जी को मैं बेच देता हूँ 226 वैरायटी जो मेरे ऑलरेडी बना हुआ है ट्रेडिशनल, जो गन्ने का आया है वो कह रहा है कि मैं अगर उनको गन्ने का बीज वो मुझे पहले रजिस्ट्रेशन पड़ेगा, तो क्या ये एक राइट का वायलेशन है या नहीं? क्या एक में कोई है गन्ना की बहुत कम करेगा कि मैं प्रेस कराते हैं, ऐसा तो नहीं कि वो
होगा कंपनी से, तो कंपनी रहे या वो नहीं सर, ये जो प्रधानमंत्री के ऊपर लागू ही नहीं बाहर है। बाहर है। फार्मर्स क्वालिटी ऑलवेज एश्योरेंस गलत ठहरा सकता है मेरा बात। अच्छा है तो उनकी जो है वो जो फसल बीमा योजना है उसमें एग्जेम्प्टेड है गन्ना अच्छा, के ऊपर तो इसमें सीड्स के केस में क्या होता है सर? सीड के केस में क्या है कि जो प्रोडक्शन है, बहुत सारे सीड ऐसे हैं जो कंपनीज ने डेवलप किए हैं अपने, और वो सीड एक या दो जनरेशन के बाद उनका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। उसमें कुछ ऐसे जीन्स डाल दिए गए हैं सीड्स के साथ, तो वो जब प्रोडक्शन उनका इफेक्ट करेगा तो वो डायरेक्टली इफेक्ट आएगा कि वो कंपनी का नाम खराब होगा उस कंडीशन में। ये आप देखिए कि 2-3 जनरेशन के बाद उसकी जो प्रोडक्शन आनी चाहिए वो नहीं आएगी, तो उसमें अल्टीमेटली कंपनी का नुकसान होगा कि मार्केट में उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज ने ऐसे लॉस इम्पोज कर दिए कि यस दैट सीड, हम जो सीड प्रोड्यूस करेंगे वो इसी क्वालिटी का होगा, उसका प्रोडक्शन ये होगा। जो क्वालिटी की बात विनोद जी ने कही, वो क्वालिटी का एश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिल रहा है, और कंपनी की तरफ, बिकॉज कंपनी को पता है कि वो 3 जनरेशन के बाद ये उतना प्रोडक्शन नहीं देगा, तो यदि किसान उसी सीड को उसी नाम से बेचेगा और 3rd जनरेशन के बाद उसको सेम प्रोडक्शन अगले जनरेशन में किसान को नहीं मिला, तो प्रॉब्लम आ जाएगी कि वो आगे उसकी डिफेमिंग करना स्टार्ट कर देगा, तो अल्टीमेटली नुकसान कंपनी का होगा। तो कंपनी इस तरह की इम्पोज कर देती है रूल्स एंड रेगुलेशन, और गवर्नमेंट को वो बाध्य होना पड़ता है कि हाँ इसी तरह से कंपनी प्रोडक्शन होगा और वहीं से आप सर्टिफाइड फूड लेंगे। इसमें एक और सर्टिफिकेशन आप नहीं दे रहे हैं। इसमें एक और चीज है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी सर्टिफाई कर दी, जैसे मनीष जी ने बोला शुगर कैन सीड एक्ट में, मुझे नहीं पता शुगर कैन इंस्टीट्यूट से उसको सर्टिफाई करवाना पड़ रहा है कि कहाँ से सर? नहीं सर, जो शाहजहांपुर गन्ना शोध संस्थान है उसमें किसान को पंजीकरण करवाना पड़ेगा अपनी सहकारी समितियों के द्वारा। जैसे जो उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट का पूरा बिजनेस है, ये गवर्नमेंट का है ऑर्गेनाइजेशन गन्ना शोध संस्थान, तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल बहुत ज्यादा है। और इसमें जो हाँ जी, और इसमें एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है, जितना बीमारी का है, जो रेड रॉट बीमारी आती है और जो सुखन की बीमारी गन्ने में आती है, वो एक बड़ा इशू है, लेकिन वो मील के लेवल पर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो वेराइटीज को रिजेक्ट ये लोग कर देते हैं कि किसान अगर बोएगा तो हम खरीदेंगे, तो वो तो एक अलग इशू है। मेरा पॉइंट ये था कि जो एक इनिशियली जो डिस्कशन आप लोगों ने किया था उसमें आपने कहा कि ये फार्मर्स राइट है कि वो अपने यहाँ जो भी फसल प्रोपोगेट कर रहा है उसको वो बेच सकता है। बिल्कुल, लेकिन सर बगैर रजिस्ट्रेशन, पहले कंडीशन अब लगा दी, अभी तक तो कोई कंडीशन थी नहीं कि मैं रजिस्ट्रेशन कराऊं या ना कराऊं। तो ये जो नया एक्ट आया है ये मुझे बाध्य कर रहा है कि मुझे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो क्या ये कहीं ना कहीं मेरा पहला राइट छीन लिया गया है क्या मुझसे? नहीं सर, क्या ये मैं थोड़ा सा सॉरी, इसमें आप ये बताइए सर कि क्या किसान प्रोडक्ट बेच रहा है क्या फसल का? जी, सीड गन्ना तो बेच ही रहा है, और साथ ही साथ अगर मेरा पड़ोसी किसान मुझसे कह रहा है कि भाई आपका गन्ने का बीज अच्छा है और ये वैरायटी का गन्ना मुझे दे दो, तो आज हमें कोई पंजीकरण नहीं कराना, हम उसको गन्ना बेच देते हैं। लेकिन जो नया नीति जो सीड एक्ट आया, ये शुगर केन सीड एक्ट के नाम से ही बुलाया है सर, इसी अप्रैल में अभी। ओके, इसको सर स्टडी करना पड़ेगा किसी और दिन। मैं
करना पड़ेगा। हाँ नहीं, वो तो मतलब मनीष जी जो कानून, हाँ कानून बढ़ा दिया ना, इसलिए ये प्रॉब्लम आई। अब और साथी जो जुड़े हुए हैं मानसा, इसमें कई सारे वो हैं। इसके अलावा क्या है कि एक तो राशनिंग की स्टार्ट होगी आगे चल के। अभी क्या होता है किसान में कि भाई मेरे को इस फसल का बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम कई बार होते हैं लौकी का प्रोडक्शन इतना हो गया कि लोगों ने भर भर के ट्रक फेंकनी पड़ी, जानवरों को चरा दिया किसी एक फसल में। तो वो इस साल यदि उसकी कॉस्ट ज्यादा है तो अगले साल ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। तो एक तरह से एक में कि हमारे को इतनी रिक्वायरमेंट है, इतना ही प्रोडक्शन चाहिए, और जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन हम करेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो वो भी काफी नुकसान करती है किसानों को। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमें जानना ही पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन खेती का करना ही होगा। उसके बगैर हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स में हम खेती करते हैं। यदि जब तक हम एक कम्युनिटी फार्मिंग की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक हमारी का उद्धार नहीं हो सकता किसान का, मेरा ये मानना है। तो अपनी लाइफ के 4.5-5 साल वहां बिताए हैं आपके इजराइल में, और मैंने देखा उन लोगों ने किस तरह से कम्युनिटी फार्मिंग को इम्पोर्टेंस देके और कम्युनिटी फार्मिंग के फॉर्म में उन्होंने अपने एग्रीकल्चर लैंड को स्टार्ट किया। और अब उनकी पोजीशन इतनी अच्छी है कि दे आर लीडर्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस। चलो मैं आगे बढ़ाऊं सेशन को। मान साहब, अरविंद जी और जो साथी जुड़े हुए हैं, कोई क्वारी आपकी हो, हमारे पास में करीब 12 मिनट है सेशन खत्म करने का। कोई जैसे अभी नमिता जी ने बताया था पहले हल्दी का, और डॉक्टर साहब ने बताया कि वो पेटेंट करा रखा अमेरिका ने, जबकि हमारा है। तो इंडिया में तो प्रो फार्मर से संबंधित जैसे अजवाइन है, वो ट्रेडिशनल नॉलेज है लेडीज को या पूरे भारत में कि आपके पेट में दर्द है तो अजवाइन की एक फाकी दे दो थोड़ा सा नमक डाल के, वो आपकी पूरी पेट की बीमारी ठीक हो जाती है घंटों में। जबकि उसी के लिए हम यदि डॉक्टर के पास जाते हैं तो 1000-2000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं हमें, उसका साइड इफेक्ट ही होता है। तो इसके लिए क्या हमें जो ये ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा? अजवाइन जैसी ऐसी चीजें हैं जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिनल के रूप में ऐसे पौधे हैं, ये हर जगह उत्तरी भारत में हर जगह पैदा होती है अजवाइन। सर ये जो है ट्रेडमार्क वाली बात नहीं थी। ट्रेडमार्क होता है वो कंपनीज को मिलता है कि आपका एक लोगो मिल गया कि मेरी आइडेंटिटी बताता है। ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि मेरी एक पहचान है। जो मैंने आपको बोला ना, कोका कोला की बोतल रखी हो तो आप पहचान लेंगे ये कोका कोला है, ठीक है ना। उसके ऊपर एक स्पेसिफिक तरीके से लिखा होता है। बट आप जब अजवाइन की बात कर रहे हो तो अजवाइन में हमें ट्रेडमार्क की जरूरत नहीं है। अजवाइन का यूज करके आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं इस तरह का कि गैस रिलीज करने का, कुछ करने का, उसके ऊपर आप प्रोसेस के ऊपर पेटेंट भी ले सकते हैं, और उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप लोगो अपना डेवलप कीजिए, ट्रेडमार्क डेवलप कीजिए, उस ट्रेडमार्क के अंदर आप बेच भी सकते हैं। तो वो आपका अपना हो जाएगा, वो आप कर सकते हैं इस तरह से। पर अजवाइन के पौधे पे आप नहीं ले सकते। पौधे पे तो बना है ना, एनिमल फेड प्लांट्स पे बना कर रखा है। हाँ जी। अजवाइन का कोई प्रोडक्ट आप बनाएंगे ना तो उसकी प्रोसेस कैसे आपने बनाया उसके ऊपर आप पेटेंट ले सकते हैं, और जो प्रोडक्ट आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसके ऊपर ट्रेडमार्क लेके उसको आप सेल भी कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो इसके स्टैंडर्ड मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए? ये कोई प्रेस्क्राइब है क्या जब मिनिमम ये इसके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कोई पेटेंट लो किस चीज का? वो आपके जो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रेगुलेशंस हैं हमारे, जो उसके तहत ही आप बना सकते हैं। जो उससे ज्यादा कम और इस तरह से नहीं होना चाहिए, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है। चलो अरविंद जी कोई बात तो आप लेना चाहेंगे? अरविंद जी इसलिए आगे करिए करो। तो वीरेश जी फाइनलाइज करें, फिर मैं 2 मिनट आपको 2 मिनट बोलूंगा, फिर सेशन हम ओवर करेंगे। वीरेश जी बोलिए। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे लखनऊ में एक तो सीमैप है जहाँ सुगंधित और जो औषधीय पौधे हैं उन पर रिसर्च होता है बकायदा। उसके लिए बहुत बड़ा सेंटर है ये नॉर्थ इंडिया का। और इसके साथ ही एक बायोटेक पार्क भी है लखनऊ में ही, जो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं सीमैप जैसी उसके, और जो उत्तर प्रदेश खास तौर से जो एक
जड़ी बूटियों का एक बहुत बड़ा केंद्र है, यहाँ बहुत बड़ा मतलब जंगल है जिसमें जड़ी बूटियां पैदा होती हैं। तो उनके ऊपर रिसर्च के लिए वो बायोटेक पार्क बना था, तकरीबन 2 दशक से 2.5 दशक पहले वो बना है। तो इन चीजों का आपस में एक कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण से जो अभी आप बात कर रहे हैं इस तरह की चीजों की, इसमें अगर स्टूडेंट्स को जोड़ा जाए, प्रोड्यूसर्स को जोड़ा जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट को जोड़ा जाए, इन्वेस्ट होता है इन चीजों पे, तो कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है उत्तर प्रदेश के प्रोड्यूसर्स को, खासतौर से जो औषधीय पौधे उगाते हैं और जो उसका प्रोडक्शन। इस पे जो गवर्नमेंट हमारी है उसने रामदेव बाबा के लिए तो बहुत कुछ कर दिया, उनकी कंपनी जो है जीरो से कहाँ पहुंच गई, लेकिन जो होना चाहिए था आम मासिक के लिए, किसानों के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। तो लीकेज तो कहीं ना कहीं लीकेज तो है चीज की, जो सही चीज में नहीं, सही मायनों में नहीं आ रही है। तो आज की जो मीटिंग हमारी रही, नमिता जी की और सब लोगों ने तो इतनी वैल्यूएबल जानकारी दी, तो इन सबको एक जगह जोड़ के कोई ऐसा ग्रुप हम लोग फॉर्म करें अपना, ये सब चीजों को एक जगह कोऑर्डिनेट करके और प्रॉपर वे में गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, उन एजेंसी तक जो इसके लिए प्रभावी हैं उन तक पहुंचाने के लिए प्रॉपर चेन हमें बनानी पड़ेगी हनुमान राम जी, और बहुत कुछ कार्य करना शेष है इस बारे में सभी लोगों के लिए। आज की जानकारी सभी के लिए बहुत उपयोगी रही होगी, ऐसा मेरा मानना है, और आगे इसका कोई ना कोई लाभ हम लोग देंगे, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। चलो अंत में मैं 2 ही मिनट लूंगा आपके। मैं आगे के लिए ये चाह रहा हूं कि एक वेबिनार आयोजित हो आपकी यूनिवर्सिटी 2-3 के बीच में, वहाँ स्टूडेंट्स बैठे, आप बैठे, और जो ट्रेडिशनल नॉलेज और हमारे जैसे जो भी एक्टिविस्ट लोग हैं उनको भी लिंक भेज करके जोड़ा जाए। और एज ए गेस्ट यदि हरियाणा के हैं गुप्ता जी आ सके तो ठीक है, नहीं हो तो हम 5-4 बातों के ऊपर अपनी क्वारी रेज करें कि फंड के मामले में CSR का कोई ऐसा सादा सा ऑर्डर निकले। दूसरा बात हो कि हमारे जो किसान गांवों में बैठे हैं उनके ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए कोडिफिकेशन का कोई ऐसी व्यवस्था हो, एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जाए जो घर घर जाकर के आप किसी को पूछते हैं कि भाई आपके बायोडाटा दो, यो दो, उस तरीके से हो कि भाई आपका कोई नॉलेज हो, गांव में इससे कोई बात हो। जैसे मैं सिंपली मैं आपको बताऊं, मैं मतलब सही कितना है ये नहीं है, मैं एक हाथी के पास गया तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ये मेरी बोल्ड है जो पता नहीं इसमें छुड़ गई और वो वैसे पड़ी पड़ी खराब हो गई। तो उसने मुझे एक सवाल पूछा मुझे कि सर मतलब है कि सर 11, 12, 13, 14 और अम्मा उसमें काटी हुई बोल्डी सुनेगी, इन दिनों को छोड़ दो नहीं सुनेगी। तो मैंने कहा क्या लिंक है कि ये चांद और पृथ्वी का जो साइकिल है उस साइकिल के अंदर बोल्डी का ये सेटअप है, नेचर ने कई ऐसी चीजें दी। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा महकमा होगा, लेकिन हमारे गांव के अंदर फसल बोने के बाद में निनाण करते हैं, जिसको निराई और गुड़ाई कहते हो आप लोग, लेकिन इसके पैसे रोल्ड होने का सिस्टम मैंने पूरा यूनिवर्सिटी के कई लोगों से पूछा। जैसे आपने कोई बीज बोया, बोते छोटा सा अंकुरित हुआ, अंकुरित हो गई, उसके ऊपर बरसात हो गई तो हमारे यहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं, लोग आए, वो जाएंगे थोड़ा बीज को खोदेंगे, खोद करके देखेंगे कि अरे साहब ये तो रोड हो गया, इसको वापिस बो। पूरा का पूरा खेत हमें वापिस बोने का आदेश मिल जाता है उन एक्सपर्ट ट्रेडिशनल नॉलेज वालों से, और हम उसमें ट्रैक्टर निकाल करके वापिस बो देते हैं। ये मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं देखा। यानी ट्रेडिशनल नॉलेज अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, ये मेरा चिंतन है। तो टीके की बात है, उसको कोडिफाइड के ऐसा पर खड़ा करने के गवर्नमेंट तक बात पहुंचाई जाए, फंड के बारे में बात की जाए। जो जब वो कंजर्वेटिव ब्रीडर है तो उसको उस लेवी मिलती है या उसको जो पैसा मिलता है उसमें से कुछ परसेंटेज वहां मिले, चाहे कंपनी सिटी का आपने फंड। लेकिन मेरा सोच ये है कि पौधा वाले आदमी की वैल्यू कहाँ है, इस आना चाहिए में
और यूथ को और यूनिकॉर्न कैसे बने इसके मार्फत अवेयरनेस का यदि हम ऐसे वेबिनार करें तो उन वेबिनार के जो भी जो सेक्रेटरी लेवल एमपी लेवल के लोग आए और हम लोग भी उसमें एंटर करें, ऐसा थोड़ा मंच हो जाए, क्योंकि अपना करके कुछ सीमित साथियों तक सीमित संसाधनों से अपनी बातों को रखता है और आप लोगों से आपका टाइम ये आगे बढ़ने का एक हौसला देते हैं, वरना हम यही हताश होकर के इन प्रोग्रामों को बंद ही कर देते। कम से कम मुझे 50-60 वैज्ञानिकों से जुड़ने का मौका मिला और इन सेशन को आगे बढ़ाने का मौका मिला। नमिता जी हमारे दूसरी बार आए हैं, कई लोगों को मैंने और भी मिला यार, और भी आने के लिए हम आपसे निवेदन करेंगे। किसी न किसी टॉपिक को हम लेते हैं और मैं टॉपिक वो लेता हूँ, सरकार की कोई भी नीति घोषित होती है तो लोकसभा और राज्यसभा का मैं चैनल है उसको संसद टीवी कह दिया, उसमें से मैं पिकअप करता हूँ और उसमें से मुझे गांव गरीब नजर आने लग जाता है, वहां कोई नहीं दिखता है। तो मैं जैसे PLI स्कीम है, इंडस्ट्री के अंदर आपका इनोवेशन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, जो प्रोडक्शन लिंक इंडस्ट्री है उसके अंदर सेमीकंडक्टर है, IIT वगैरह है, इन सारी स्थितियों को देकर तो इनको तो आप लिंक देकर के इनिशिएटिव दे रहे हो। जब आप इंसेंटिव दे रहे हो तो फार्मर भी अपनी जगह कहीं न कहीं ट्रेडिशनल नॉलेज लेकर के कहीं कोई बैठा है, तो ये कुछ ऐसा लिंक हमें बनाना पड़ेगा, ऐसा मेरा सोच है। कई वेबिनार जब हो गए 2-3 तो उसमें से कुछ बात उभर के आएगी और उनके हम निचोड़ करके डॉक्यूमेंट बना करके गवर्नमेंट तक बात पहुंचाएं, तो हो सकता हो कि हम किसी गांव में बैठे हुए लोगों की ट्रेडिशनल नॉलेज को कोडिफाई करा पाए, हम बच्चों को जो स्टार्टअप है उसके ऊपर कुछ लाइन दे पाए और हम कहीं न कहीं एक नई पहल इस भारत के लोगों की आत्मनिर्भर बनने की जो कहानी है उसके अंदर हमारा भी एक वजूद बनेगा, हम भी उसके निमित्त पार्ट होंगे, ऐसा मेरा सोच है। आप सभी के पधारने का कोई विशेष बात किसी की रह गई हो तो डॉक्टर और विनोद जी से 30 सेकंड। दरअसल क्या है कि आज तो यूनिवर्सिटीज के भरोसे हमारा एग्रीकल्चर चल रहा है, लेकिन उसके पहले जब यूनिवर्सिटीज नहीं थी, घाघ के भरोसे, घाघ नाम सभी ने सुना होगा, अगर किसान तो घाघ नाम सभी ने सुना होगा, घाघ की कहावतें, तो उस घाघ को बीच में हमने किताबों में पढ़ा कई बार, लेकिन अब घाघ को बिल्कुल भुला दिया गया। जबकि जैसा कि आपने बताया कि ट्रेडिशनल नॉलेज को घाघ ही हम कहते हैं, उस घाघ को हमें भूलना नहीं चाहिए और घाघ के नाम से एक अलग संस्था या अलग एक ऐसी चीज होनी चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए कि घाघ को हम पुनर्जीवित कर सकें और एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका रोल सुनिश्चित किया जा सके। हनुमान राम जी की बात कोई मैंने आगे बढ़ाया है, थोड़ा सा उसको एक नाम दिया है घाघ। सर ये तो घाघ एंड भंडूरी की कोई कहावतें हुआ करती थी, घाघ एंड भंडूरी की कुछ कहावतें, घाघ ऐसा कुछ वर्ड होता है हनुमान जी? मेरे ये नॉलेज में नहीं है मैम, क्योंकि अलग अलग एरिया में इनके शब्द बदल जाते हैं। ये एक एक्चुअली सर ये है